हेलो स्टूडेंट्स, आर के विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी जूलॉजी, पेपर नंबर 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स के मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है, किस तरह से प्रोकैरियोट्स में हो रहा है, किस तरह से राइबोसोम्स, टीआरएनए वगैरह उसके लिए यूज में आ रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रही है, उसकी क्या स्टेप्स है, वो हम प्रोकैरियोट्स में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कैसे होता है। ट्रांसलेशन होता क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारा डीएनए है उससे एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू। उस आरएनए पॉलीमरेज में जो आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था, वो एमआरएनए कहाँ जा रहा था? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद में क्या हो रहा है? राइबोसोम्स आए, उससे बाइंड करा, टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आएगा और क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन करेगा। तो ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमने प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म पढ़ी वो यूकैरियोट्स से काफी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यूकैरियोट्स में। तो इस तरह से इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो भी डिफरेंट होगी। जो राइबोसोम्स हम ट्रांसलेशन मशीनरी जो यूज़ में ले रहे थे वो भी अलग होंगे। बहुत सारी अलग अलग इसमें यूज़ में आएंगे। फर्स्ट हम यूज़ में लेते हैं जो फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर्स, वो सब यूकैरियोट्स में डिफरेंट होंगे। तो प्रोकैरियोट्स में हम पढ़ चुके हैं, अब यूकैरियोट्स में हम पढ़ते हैं यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन मशीनरी। ट्रांसलेशन मशीनरी क्या होती है? जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को करके जा रही है, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प कर रही है, उसकी मशीनरी है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो हम ट्रांसलेशन मशीनरी किसको बोल रहे थे? राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स को हम ट्रांसलेशन मशीनरी बोल रहे हैं। राइबोसोम्स यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसका अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो इसमें राइबोसोम्स यूज में आते हैं एटीएस टाइप के। एटीएस मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। राइबोसोम्स जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, वो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी ट्रांसलेशन के लिए कौन सा राइबोसोम यूज में आएगा? एटीएस टाइप का। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसका ट्रांसलेशन होगा कौन से राइबोसोम से? 70S टाइप्स के। 70 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो कि हम प्रोकैरियोट्स में यूज में ले रहे थे। 80S टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वो किस सब यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? 40S एंड 60S। एंड 70S किस में फॉर्म में रहते हैं? 30S एंड 50S। दो सब यूनिट में डिवाइड होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट 80S के लिए कौन सी है? 40S। एंड लार्ज सब यूनिट है 60S। और 70S के लिए 30S एंड 50S। तो यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, 80S एंड 70S। 80S जो प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और जो 70S प्रेजेंट होगा वो किस में प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं ट्रांसलेशन की साइट। ट्रांसलेशन साइट मतलब कहां ट्रांसलेशन हो रहा है। ये सेल है, यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए से क्या हो रहा था? आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था। और ये अब आरएनए
कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, जहां पर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होने के बाद में न्यूक्लियर पोर के थ्रू, न्यूक्लियस के बीच में जो मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, उस वहां से मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद में क्या होगा? यहाँ पर जो राइबोसोम्स सब यूनिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, 40S एंड 60S के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो मैसेंजर आरएनए पे जाके बाइंड करेंगे। टीआरएनए किसको लेके आएगा? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेके आएगा, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लाके बाइंड कराएगा और क्या करेगा? एक प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये ट्रांसलेशन की साइट क्या है? साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में कहां पर थी? प्रोकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म में थी। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही एब्सेंट है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियस नहीं है वहां पर, तो मैसेंजर आरएनए है, उसको साइटोप्लाज्म में आने की जरूरत नहीं है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। तो क्या करेगा? यहाँ पर ये डीएनए है, यहाँ डीएनए से क्या हो रहा है? मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। इस मैसेंजर आरएनए, ये है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ मैसेंजर आरएनए पे कौन आके बाइंड कर रहा है? राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं? प्रोटीन को। क्या हो रहा है? यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलती जा रही है और यहाँ क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस चल रही है। तो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड विद ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए पूरा फॉर्मेशन होगा मैसेंजर आरएनए का, फिर वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होगा। साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होने के बाद में क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, फिर होगी प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, तो ये है ट्रांसलेशन की साइट। ट्रांसलेशन की साइट है। थर्ड क्या है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। मतलब कैपिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन। कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन, ये मैसेंजर आरएनए है। 5 प्राइम के ऊपर 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग होगी, 3 प्राइम के ऊपर पॉलीएडिनाइलेशन होगा। अगर ये कैपिंग और जो पॉलीएडिनाइलेशन है, टैलिंग है, ये एब्सेंट हो जाए तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है? 5 प्राइम और 3 प्राइम स्टेबल होने जरूरी है। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कौन? कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन। तो क्या होगा? 5 प्राइम के ऊपर कैपिंग होगी और 3 प्राइम के ऊपर पॉलीएडिनाइलेशन होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? मूव करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में मूव करने के बाद क्या होगा? ये जो मैसेंजर आरएनए है वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा कैपिंग और टेलिंग से, कोई इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। एंडोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस है, वो इसे एमआरएनए को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। तो ये एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में लाने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए क्या जरूरी है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। फोर्थ है, जो हमारा ये एमआरएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, तभी इसका ट्रांसलेशन होगा। प्रोकैरियोट्स में क्या था? सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट था, लीनियर फॉर्म में था, राइबोसोम्स आके बाइंड कर रहे थे और ट्रांसलेशन हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर ये अगर मैसेंजर आरएनए को हम सर्कुलर फॉर्म में करेंगे तभी इसका ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन इन
यूकैरियोट्स occur when messenger RNA is in circular form. अगर सर्कुलर फॉर्म में मैसेंजर आरएनए होगा तभी इसका ट्रांसलेशन होगा। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं है तो इसका ट्रांसलेशन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्या है? रेगुलेशन। हम इसका रेगुलेशन कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमें ये करना है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप करना है, ट्रांसलेशन अभी ना हो, प्रोटीन सिंथेसिस अभी ना हो, तो हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, हम इसको ऑन कर सकते हैं कि हाँ अभी प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाना चाहिए। तो क्या है, हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो क्या है, यूकैरियोट्स में हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं, प्रोकैरियोट्स में हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन का रेगुलेशन नहीं हो सकता। यूकैरियोट्स में क्या होगा, इसका रेगुलेशन होगा। रेगुलेशन कैसे होगा? हमने कैपिंग नहीं की। ये जो 3 प्राइम है, 3 प्राइम पे 5 प्राइम को ज्वाइन करने के लिए 3 प्राइम के ऊपर प्रोटीन आके बाइंड करता है, पीएबीपी। पीएबीपी 3 प्राइम के ऊपर आके बाइंड करता है, जो कि इसको सर्कुलर फॉर्म में करने में हेल्प करता है। अगर हम इसको पीएबीपी को एब्सेंट कर देते हैं तो क्या होगा, पीएबीपी के ऊपर पीएबीपी जो प्रोटीन है उसको ब्लॉक कर देते हैं किसी प्रोटीन से, तो क्या होगा, ये जाके बाइंड करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ये सर्कुलर फॉर्म में आएगा, सर्कुलर फॉर्म में नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन होगा नहीं होगा। तो क्या होगा, हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं। अगर 4 डेज के बाद में हमें किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज कराते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, 4 डेज हो गए, 4 दिन बाद में हमें कोई प्रोटीन चाहिए, हमें उससे पहले उसको प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करना है, 4 दिन बाद में हमें उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। तो ये जो पीएबीपी है, हमने इसको किसी भी प्रोटीन से ब्लॉक कर दिया या फिर इसे एब्सेंट कर दिया, जिसकी वजह से ये मैसेंजर आरएनए सर्कुलर फॉर्म में नहीं आ पाया। सर्कुलर फॉर्म में नहीं आ पाया तो इसका ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, इसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्रोटीन बनेगा नहीं बनेगा। अब 4 दिन के बाद में हमने क्या किया, पीएबीपी को फ्री कर दिया, पीएबीपी जाके यहां से बाइंड कर गया। बाइंड करने से क्या हुआ, बाइंड करने के बाद में ये वापस सर्कुलर फॉर्म में आ गया और फिर बाद में इसका ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन होने से क्या हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यूकैरियोट्स में यूज में आते हैं। अब हम देखते हैं ये सर्कुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। जो मैसेंजर आरएनए हम यूज में ले रहे हैं, हमने कहा कि इसमें सर्कुलर फॉर्म में इसका ट्रांसलेशन होगा, लीनियर फॉर्म में अगर मैसेंजर आरएनए होगा तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसके जो कैपिंग होती है और पॉलीएडिनाइलेशन होते हैं, उसमें ट्रांसलेशन की एबिलिटी होती है, वही ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनमें ट्रांस एबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे मैसेंजर आरएनए उसको सर्कुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये है मैसेंजर आरएनए, 5 प्राइम है, यहां पर है 3 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम के ऊपर क्या प्रेजेंट था, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग प्रेजेंट है, और 3 प्राइम के ऊपर पॉलीएडिनाइलेशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ आके बाइंड करेंगे और इस मैसेंजर आरएनए को सर्कुलर फॉर्म में करेंगे। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में होगा उसके बाद में ही इसका ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद में ही राइबोसोम्स आके बाइंड करेंगे। यहां पर एक प्रोटीन आके बाइंड करता है, उसका नाम है 4E। 4E नाम का एक प्रोटीन है जो कि 5 प्राइम के ऊपर आके बाइंड करेगा, और यहां 3 प्राइम के ऊपर आके बाइंड करते हैं PABP।
पॉली ए पॉलीमरेज बाइंडिंग प्रोटीन, पॉली ए पॉलीमरेज बाइंडिंग प्रोटीन। ये आके 3 प्राइम के ऊपर बाइंड करेगा। अब क्या होगा, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम जो 4E प्रोटीन है और PABP प्रोटीन है उसको सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट करेगा। कौन करेगा? इस तरह से ये पास पास में आ जाएंगे। ये क्या है, 5 प्राइम है, 7 मिथाइल गुआनिन। यहां पर कौन सा प्रोटीन है, 4E, ठीक है। और यहां है पॉलीएडिनाइलेशन, ठीक है। यहां पर कौन सा प्रोटीन आगे बाइंड है, PABP, पॉली ए पॉलीमरेज बाइंडिंग प्रोटीन। ये है 3 प्राइम। अब इस 5 प्राइम पे जो प्रोटीन है और 3 प्राइम पे जो प्रोटीन है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला प्रोटीन होगा 4G। इस तरह से ये क्या होगा, प्रोटीन्स के जरिए ये mRNA है वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। सर्कुलर फॉर्म में आने का मतलब क्या है, ये ट्रांसलेशन के लिए रेडी है, ठीक है। अब हम एक पॉइंट और देखते हैं इसमें, राइबोसोम बाइंडिंग प्रोटीन, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्या है, जो मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर कुछ ऐसे सीक्वेंस है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहां पर राइबोसोम जाके बाइंड करेगा। जैसे कि ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए पे कुछ ऐसी सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड की कॉन्सिनस सीक्वेंस है, वहीं पर राइबोसोम आके बाइंड करेगा। तो इसको हम बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। प्रोकैरियोट्स में कहां पर थी वो, प्रोकैरियोट्स में साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस था। साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस था कौन सा, AGG 6 कॉन्सोनेंट सीक्वेंस थी जिसके ऊपर जाके बाइंड कर रहा था राइबोसोम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर 16S rRNA पे क्या था, एंटी साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस थी। ये एंटी साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना के उसको बाइंड कर रही थी। लेकिन यहाँ क्या होगा, यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम बाइंडिंग साइट एब्सेंट होती है। मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं है जिससे राइबोसोम्स आके बाइंड कर सके। तो क्या होगा, राइबोसोम बाइंडिंग साइट एब्सेंट है। लेकिन हाँ, एक कॉजाक सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है। कौन सी सीक्वेंस, कॉजाक सीक्वेंस। कॉजाक सीक्वेंस का मतलब क्या है, कॉजाक सीक्वेंस राइबोसोम बाइंडिंग साइट नहीं है। कॉजाक सीक्वेंस के ऊपर राइबोसोम्स आके बाइंड नहीं करेंगे। कॉजाक सीक्वेंस क्या है, CCR-CCAUGG। ये एक ऐसे सीक्वेंस है जिसके ऊपर AUG मतलब कि इनिशिएशन कोडोन प्रेजेंट है। जहां से ट्रांसलेशन इनिशिएट होगा वो कोडोन यहाँ प्रेजेंट है, इसीलिए हमने बोला है कॉजाक सीक्वेंस। कॉजाक ने दिया था इसको, इस सीक्वेंस को कॉजाक ने दिया था CCR-CCAUGG, ठीक है। यहाँ पर ये इसके पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि राइबोसोम ये सीक्वेंस जहां प्रेजेंट होगी वहां राइबोसोम आके बाइंड कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये सीक्वेंस इसलिए दी गई है क्योंकि इसके पास में इनिशिएशन कोडोन है, ये AUG कोडोन है, यहीं पर राइबोसोम, यहीं पे इनिशिएशन स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन का, ठीक है। तो ये है बेसिक। अब हम देखते हैं इसमें इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, सेकंड है इलॉन्गेशन एंड थर्ड है टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, इनिशिएट करेगा। मैसेंजर आरएनए है,
मैसेंजर आरएनए पे कौन आके बाइंड करेगा? पहले टीआरएनए किसे लेके आएगा? फर्स्ट अमाइनो एसिड को लेके आएगा, बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में कौन आएगा? बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में आएगा मैसेंजर आरएनए आया, ठीक है, बाद में आएगा मैसेंजर आरएनए। पहले टीआरएनए आएगा, फिर बाद में मैसेंजर आरएनए आएगा। प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा था? प्रोकैरियोट्स में उल्टा हो रहा था। प्रोकैरियोट्स में क्या था? पहले क्या आ रहा था? राइबोसोम्स आ रहे थे। राइबोसोम्स से कौन बाइंड कर रहा था? मैसेंजर आरएनए। फिर बाद में टीआरएनए आ रहा था। इसमें क्या होगा? पहले आएगा टीआरएनए, फिर बाद में आएगा मैसेंजर आरएनए। तो ये है इनिशिएशन। इनिशिएशंस में क्या है? कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे। इनिशिएशन फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे, ठीक है, उसका हम रोल पढ़ेंगे अभी। इलॉन्गेशन में क्या है? इलॉन्गेशन में क्या है? राइबोसोम है, मैसेंजर आरएनए से बाइंड कर गया, टीआरएनए लेके आया न्यूक्लियोटाइड्स को, मतलब कि अमाइनो एसिड को लाया, यहाँ पर बाइंड कराया, फिर बाद में ये राइबोसोम मूव करेगा, फिर टीआरएनए लाएगा, ए साइट वैकेंट रह जाएगी। उसी तरह से जिस तरह से प्रोकैरियोट्स में हुआ था। प्रोकैरियोट्स में क्या हुआ था? पी साइट है, ए साइट है, ठीक है, ए साइट वैकेंट है, ए साइट के ऊपर कौन आया? कुछ फैक्टर्स हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू वर्क कर रहा था वहां पे, यहाँ कोई और फैक्टर वर्क करेगा इलॉन्गेशन फैक्टर के लिए। टीआरएनए अमाइनो एसिड को लाएगा, ए साइट के ऊपर लाएगा, जाके बाइंड कराएगा, फिर राइबोसोम आगे मूव करेगा, फिर राइबोसोम आगे मूव करेगा तो ए साइट वापस वैकेंट हो जाएगी। ए साइट वापस वैकेंट हो जाएगी, ए साइट वापस वैकेंट हो गई, ए साइट वापस वैकेंट हो गई तो फिर टीआरएनए आया। टीआरएनए किसको लेके आया? सेकंड अमाइनो एसिड को लेके आया। सेकंड अमाइनो एसिड को लेके आया, फिर बाद में क्या हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, दो अमाइनो एसिड आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किसके अंदर? इलॉन्गेशन के स्टेप में। फिर तीसरा अमाइनो एसिड आएगा, फिर इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस तरह से क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्मेशन हो जाएगी। टर्मिनेशन में क्या होगा? टर्मिनेशन में क्या होगा कि UAA, UAG एंड UGA स्टॉप कोडॉन है। ये स्टॉप कोडॉन क्या करेंगे? आएंगे तो यहाँ पर ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। कोई भी टीआरएनए आके यहाँ किसी अमाइनो एसिड को लेके नहीं आ पाएगा। नहीं ला पाएगा तो क्या होगा? टर्मिनेशन हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ट्रांसलेशन। कोई भी अमाइनो एसिड यहाँ आ नहीं पा रहा है तो स्टॉप हो जाएगा ना ट्रांसलेशन, तो क्या होगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन में कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज करके जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इनिशिएशन की स्टेप। हम देखेंगे इनिशिएशन। फर्स्ट है इनिशिएशन। इनिशिएशन में हम अब क्या पढ़ेंगे? 40S का राइबोसोम है, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। यहां क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम, mRNA की चैनल, ठीक है। ये क्या है? 40S राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट, ये है mRNA चैनल, ठीक है। यहां क्या होगा? सबसे पहले कौन सा प्रोटीन आएगा? सबसे पहले प्रोटीन आएगा और ए साइट पे आके बाइंड करेगा। इसको हम देंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A। और दूसरा प्रोटीन क्या आएगा? ये लास्ट सब यूनिट से होगी ऊपर, इसके ऊपर कौन आके बाइंड करेगा? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A क्या कर रहा है? ए साइट को ब्लॉक कर रहा है ताकि टीआरएनए ए साइट पे आके बाइंड ना कर सके। और इनिशिएशन फैक्टर 6
यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6 लार्ज सब यूनिट से जाके बाइंड कर रहा है। लार्ज सब यूनिट से जाके ये बाइंड कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि ये लार्ज सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड होने से रोक रहा है। ये स्मॉलर सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट ये बाइंड कर जाएंगे। अगर यहाँ पर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6 प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग रखेगा, इसे बाइंड नहीं होने देगा जब तक मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए नहीं आ जाता। यहाँ क्या है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, ये क्या कर रहा है, ये ए साइट को ब्लॉक कर रहा है। अब क्या होगा, अब होगा टीआरएनए आएगा, टीआरएनए आएगा, ये है टीआरएनए। टीआरएनए की स्ट्रक्चर हमने बता दी थी इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड को लेके आएगा मिथियोनिन। प्रोकैरियोट्स में किसे लेके आ रहा था, फॉर्माइल मिथियोनिन, और यूकैरियोट्स में किसे लाएगा, मिथियोनिन को। UAC एंटीकोडोन नाम, ठीक है। यहां पर जो फैक्टर इसको लेके आएगा उसका नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड लेके आएगा, किसके प्रेजेंस में, जीटीपी के प्रेजेंस में। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है, जीटीपी है, जीटीपी के प्रेजेंस में मिथियोनिन फर्स्ट अमाइनो एसिड को लाएगा और कहां बाइंड कराएगा, पी साइट के ऊपर, पी साइट के ऊपर आके बाइंड कराएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, प्रोकैरियोट्स लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ यूकैरियोट्स का देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स, यहां पर क्या है, पहले कौन आया, 30S का राइबोसोम आएगा, फिर यहाँ पर मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए के बाद में क्या आएगा, टीआरएनए, फर्स्ट अमाइनो एसिड को चार्ज टीआरएनए को लेके आएगा। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हमने पढ़ लिया था किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो इसी तरह से जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए प्रोकैरियोट्स में हुआ वो वैसे ही यूकैरियोट्स में भी होगा, तो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो क्या है, टीआरएनए अमाइनो एसिड के साथ में लेके आएगा, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, 40S राइबोसोम है, ये किसको, कौन आके बाइंड कर रहा है, पहले टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए, फिर बाद में कौन आके बाइंड करेगा, मैसेंजर आरएनए। क्यों, क्योंकि यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए के पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट एब्सेंट है, इसीलिए पहले टीआरएनए आएगा, किसको लेके आएगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड को लेके आ जाएगा, कहां पर, पी साइट के ऊपर। तो अब हम देखते हैं, ये लार्ज सब यूनिट है, यहां हमने बाइंड करा दिया, टीआरएनए है, मिथियोनिन, मिथियोनिन, फिर बाद में ये कौन सा है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, किसके साथ में, जीटीपी के साथ में। यहाँ पर क्या है, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस, जीटीपीएस सेंटर है, जीटीपीएस सेंटर कहाँ जाके बाइंड करेगा, जीटीपी कहाँ जाके बाइंड करेगा, जीटीपीएस सेंटर के ऊपर। इस तरह से हो गया। अब कौन सा फैक्टर आके बाइंड करेगा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 है, उसका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा रोल है उसका। ये क्या करेगा, इसके पास में एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू बाइंड विथ, किससे जाके बाइंड करने की एबिलिटी है, 4G से। 4G कहां पर था, जो ये मैसेंजर आरएनए हैं हमने सर्कुलर फॉर्म में किया था, यहाँ पर 4E आके बाइंड कर रहा था, यहाँ पर PABP आके बाइंड कर रहा था, और इन दोनों को ज्वाइन कर रहा था कौन, 4G। तो इसके पास में क्या है, 4G को बाइंड करने की एबिलिटी है, तो ये 4G को बाइंड कर पाएगा, तो मतलब कि किसको बाइंड कर पाएगा, ये आरएनए को बाइंड कर देगा इससे, ठीक है। तो क्या होगा, 4G के पास, 4G की एबिलिटी है इससे बाइंड करने की। अब हम इसको देखते हैं, ये है टीआरएनए, जीटीपी और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड। तो ये तीन है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, जीटीपी एंड
tRNA, तो इसको हमने क्या बोला, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स है, वो किससे क्या बाइंड कर गया, 40S राइबोसोम, 40S राइबोसोम से जाके बाइंड कर गया। अब 40S राइबोसोम में और कौन से है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, ठीक है। तो इन सब के कॉम्प्लेक्स को हमने क्या बोला, 43S कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया ये, 43S कॉम्प्लेक्स, जहां पर क्या बाइंड कर रहा है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, 1A और 40S क्रोमोसोम, तो इस 40S राइबोसोम, तो इसको हमने क्या बोला, 43S कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब आएगा मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये है 40S कॉम्प्लेक्स, यहां पर हमने देखा मैसेंजर आरएनए का चैनल, ठीक है। और यहां है tRNA, अमाइनो एसिड है मिथ्योनिन का, यहां पर कौन है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, और यहां है GTP, और ये किसको लेके आ रहा है, UAC, ठीक है। यहां कौन बाइंड है, 1A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, और यहां बाइंड है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। अब क्या होगा, मैसेंजर आरएनए आएगा, मैसेंजर आरएनए आएगा तो क्या होगा, ये मैसेंजर आरएनए आया, mRNA के चैनल पे सर्कुलर फॉर्म में आएगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में। यहाँ 5 प्राइम है, 5 प्राइम पे कौन है, 4E, 7 मिथाइल ग्वानिन के ऊपर 4E प्रोटीन है, 4E, फिर यहाँ पर कौन था, 4G, और फिर बाद में PABP, किससे, पॉलीएडिनाइलेशन टैग से, PABP, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में यहां पर है 5 प्राइम पे 4E, 3 प्राइम पे कौन है, PABP, इन दोनों को बाइंड कौन कर रहा है, 4G, इलोंगेशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 के पास में क्या एबिलिटी है, 4G से जाके बाइंड करने की एबिलिटी, तो ये क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए आके बाइंड कर गया। अब कुछ और फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे, वो है 4A एंड 4B। 4A एंड 4B का क्या रोल है, 4A के पास में हेलिकेज एक्टिविटी होती है, और 4B के पास में क्या होता है, ये एनहेंस करता है, एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ 4A, 4A की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। 4A क्या कर रहा है, हेलिकेज एक्टिविटी है, मतलब कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए खुद के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना ली, तो क्या हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन को इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, डबल स्ट्रैंडेड बन गया, ये मैसेंजर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन गया, इसने क्या किया, 4A ने इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसके पास में हेलिकेज एक्टिविटी है, हेलिकेज एक्टिविटी से क्या हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। ये इस तरह से मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पर क्या है, AUG, यहाँ पर है कॉजाक सीक्वेंस, CCRCCAUGG, इस तरह से, ठीक है। कॉजाक सीक्वेंस आ गई,
ये आ गया, और यहां पर कौन आएगा, 5B यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B आके बाइंड करेगा। यहां क्या हुआ, फर्स्ट क्या हो रहा है, 40S का राइबोसोम है, 40S के राइबोसोम्स में 1A आ रहा है, 1A आने के बाद में क्या आ रहा है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स आ रहा है जिसमें tRNA है, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है और GTP है। फिर बाद में क्या आ रहा है, इनिशिएशन फैक्टर 3 आ रहा है जिसके पास में एबिलिटी है किससे बाइंड करने की, मैसेंजर RNA पे जो 4G है उससे बाइंड करने की एबिलिटी है। तो फिर बाद में मैसेंजर RNA आएगा सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में आने के बाद में क्या होगा, 4G है वो 3 से जाके बाइंड कर जाएगा। यहाँ बाइंड करने से बाद में क्या होगा कि कुछ और फैक्टर्स हैं, वो है 4A एंड 4B एंड 5B। 5B यहाँ आके बाइंड करेगा, 5B का भी रोल हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, 4A एंड 4B। 4A क्या है, 4A के पास में हेलिकेज एक्टिविटी है। हेलिकेज एक्टिविटी मतलब कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में है, मतलब कि जो इसने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना लिए, खुद की स्ट्रैंड के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना लिए, उसको ब्रेक करने की एबिलिटी है। डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने की एबिलिटी इसमें है 4A के पास में। 4B क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और 4A और 4B की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है ना, ठीक है। ये यहाँ पर AUG से जाके बाइंड है tRNA, लेकिन इनिशिएशन यहाँ से नहीं होगा। ट्रांसलेशन का जो इनिशिएशन है वो यहाँ से नहीं होगा, ट्रांसलेशन का इनिशिएशन होगा कोज़ाक सीक्वेंस में जो AUG प्रेजेंट है वहां से होगा। ये सिर्फ यहाँ से आके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में क्या होगा, ये स्कैन करेगा, इस तरह से mRNA यहाँ आके मूव करेगा और यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड को 4A 4B सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करता जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते करते क्या होगा, ये अंदर जाएगा, अंदर जाने से क्या होगा, ये कोज़ाक सीक्वेंस यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, फिर बाद में यहाँ पर जब इसकी AUG सीक्वेंस आएगी तो ये इसको परफेक्टली बाइंड हो जाएगा और क्या होगा, इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस अदर जो AUG प्रेजेंट है, अदर जो इनिशिएशन कोडोन प्रेजेंट है, वहां से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी जो यहाँ पे कोज़ाक सीक्वेंस के अंदर AUG प्रेजेंट है, वहां से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये क्या करेगा, कोज़ाक सीक्वेंस को स्कैन करेगा, तो इसको प्रोसेस को हम बोलेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होगा, ये स्कैन कर रहा है किसी कोज़ाक सीक्वेंस के में जो इनिशिएशन कोडोन है उसे स्कैन कर रहा है। स्कैन करने के बाद में ये क्या होगा, यहाँ आके बाइंड करेगा, यहाँ आके बाइंड करने के बाद में क्या होगा, इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अब हम देखते हैं, सपोज ये कोज़ाक सीक्वेंस है, वो मूव करके कहाँ आ गया, ये tRNA है USE, यहाँ पर मैसेंजर RNA है, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस है CCR CCAUG, ये AUG इससे जाके बाइंड कर गया, ठीक है। बाइंड करने के बाद में क्या हुआ, ये जो 5B प्रोटीन है ये क्या करेगा, कोज़ाक सीक्वेंस से जाके बाइंड कर जाएगा। 5B ने क्या किया, जो कोज़ाक सीक्वेंस है AUG को छोड़ के जो बाकी की सीक्वेंस है उससे जाके बाइंड हो गया। 5B ने क्या किया, जो AUG है कोज़ाक सीक्वेंस है, जैसे कि ये है CCR CCAUG, ठीक है। तो AUG को छोड़ के जो बाकी की सीक्वेंस है उससे जाके बाइंड कर गया, ठीक है। बाइंड करने के बाद में क्या किया इसने, इसकी GTP हाइड्रोलाइसिस की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ GTP। पहले ये आके बाइंड किया राइबोसोम्स 1A, फिर बाद में ये, फिर मैसेंजर RNA आया, मैसेंजर RNA आने के बाद में स्कैनिंग हुई, स्कैनिंग होके क्या हो गया, कोज़ाक सीक्वेंस यहाँ आ गया। कोज़ाक सीक्वेंस यहाँ आने के बाद में क्या हुआ, 5B ने इसको कोज़ाक सीक्वेंस से बाइंडिंग कर ली अदर देन इनिशिएशन कोडोन। फिर बाद में क्या हुआ, GTP की हाइड्रोलाइसिस एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया,
तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीटीपी, जीटीपी टू हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, जीटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी में। अब ये जीडीपी में कन्वर्ट हो गया। जीडीपी में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, जीडीपी में कन्वर्ट होने के बाद में होगा ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा जीडीपी का। हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीडीपी होने के बाद में क्या होगा, ये 40S का है, ये एमआरएनए का चैनल है, ये एमआरएनए है। ठीक है, यहाँ पर है 4E 4G PABP और ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर टीआरएनए है, टीआरएनए के पास में मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन होने के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर AUG GCCRCC, ये कॉजार्ट सीक्वेंस है। इसके पास में UAC एंटीकोडोन सीक्वेंस है। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब क्या होगा, अब होगा लार्ज सब यूनिट आके बाइंड करेगी। क्या होगा, लार्ज सब यूनिट आके बाइंड करेगी। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये मैसेंजर आरएनए है, ये सर्कुलर फॉर्म में है 4E 4G एंड PABP। ये टीआरएनए है, टीआरएनए UAC AUG CCR, ये कॉजार्ट सीक्वेंस हो गई। ये मिथ्योनिन हो गया, मिथ्योनिन आने के बाद में ये क्या हो गया, यहाँ पर कि लार्ज सब यूनिट आके बाइंड हो जाएगी। कौन सी, 60S की, ये है 40S। यहाँ क्या होगा, हमारा इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये हमारी यहाँ इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, थैंक यू।